Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bio Insights. So today we are going to study chapter number 6 of class 12th biology, that is molecular basis of inheritance. तो इससे अर्लियर चैप्टर में हमने पढ़ा कि इनहेरिटेंस नाम की कोई चीज़ है, यानी कि पेरेंट्स से प्रोजनी में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं और वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, हमने मेंडेलियन प्रिंसिपल सब कुछ पढ़े। तो अब वो जो चीज़, जो कैरेक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, वो उनका नेचर क्या है, वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं या क्या है, वो किस तरीके से किस लैंग्वेज में वो सेल के अंदर एनकोड किए जाते हैं, उसे हम मॉलिकुलर बेसिस में पढ़ेंगे। जब हम किसी भी चीज़ का मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी करते हैं तब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम एक सेल को कंसिडर करेंगे कि एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, राइट। वो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल्स। वो उसको ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या है उस न्यूक्लियस में, उस सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का बनेगा, इससे जो ऑर्गेनिज्म बनने वाला है उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, वो सब कुछ इस न्यूक्लियस में एनकोड किया जाता है। और वो क्या चीज़ है जो उसको एनकोड करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक मटीरियल। और वो जेनेटिक मटीरियल क्या है, आज हमें पता है कि वो जेनेटिक मटीरियल जो है, दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट। डीएनए, जब ये इस मॉलिक्यूल की जब डिस्कवरी है, इसके बारे में जब उसकी खोज की जा रही थी, तो उस टाइम पे पहले हमने आरएनए को देखा था। पहले कौन सा मॉलिक्यूल फाइंड किया गया था, दैट वाज आरएनए। आरएनए के बारे में जाना गया था और फिर डीएनए के बारे में पता चला था। तो आरएनए क्या है, आरएनए की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें जो राइबोज शुगर है दैट इज़ डीऑक्सी, और ये न्यूक्लिक एसिड है वो एसिड जो आपके न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज में क्या डिफरेंस है। जो डीएनए है वो डीएनए किन किन चीज़ों से मिलके बना है। मेजर 3 कंपोनेंट हैं जो जिनसे डीएनए बना हुआ है। पहली क्या है, पहली तो उसमें एक शुगर है, उस शुगर का नाम है डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। ये एक 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर का रिंग स्ट्रक्चर है जो इसमें प्रेजेंट है। इसके साथ प्रेजेंट है इसमें नाइट्रोजिनस बेस। क्या कैरी करती है, ये नाइट्रोजिनस बेस कैरी करती हैं। नाइट्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग रिंग होती है जो कि बेसिक है, और वो बेसिस ये कैरी करते हैं। 4 तरीके के बेसिस होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजिनस बेस के साथ साथ इसमें होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स। क्या कैरी करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है। अब ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स मिल करके जो फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ओके। और अगर हम उसमें फॉस्फेट ग्रुप को ना ऐड करें, अगर सिर्फ हम शुगर और नाइट्रोजनस बेस का कॉम्पोजिशन देखें कि अगर इन दोनों को सिर्फ ऐड किया जाए तो क्या बनेगा, तो बन के आएगा न्यूक्लियोसाइड, राइट। तो अगर कंपोनेंट जो है वो सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस है तब एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, और अगर आप उस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर दें तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जनरली क्या होता है, डीएनए जो है वो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो रिपीटेडली एडेड हैं और एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। आरएनए के केस में क्या है, आरएनए के केस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो शुगर है वो शुगर डीऑक्सी ना हो करके राइबोज है। सिर्फ डीऑक्सी राइबोज में और राइबोज में डिफरेंस ये है कि राइबोज जो शुगर है वो नॉर्मल 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। बट जो डीऑक्सी राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है, जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन जो है कार्बन जो शुगर रिंग की, सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है उस OH में से ऑक्सीजन रिमूव्ड है, ठीक है, उस ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर दिया गया।
उसका रीज़न ये है कि उस ऑक्सीजन को रिमूव करने की वजह से जो डीएनए है दैट इज़ मोर स्टेबल और आरएनए जो है वो लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए, इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, जो 4 तरीके के बेसिस, हमारे पास 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 4 तरीके के होते हैं। मेजर जो है इनकी जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी है। एक तो होते हैं प्यूरीन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। ठीक है, एक प्यूरीन्स है, दूसरे पायरिमिडीन्स है। प्यूरीन्स कौन से होते हैं? प्यूरीन्स में 2 बेसिस आते हैं और पायरिमिडीन्स में भी 2 आते हैं। प्यूरीन्स में होता है आपका एडेनिन एंड ग्वानिन और पायरिमिडीन्स में होते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। ये 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस हैं और यही 4 सिर्फ प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, जो कि पूरे डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन जो कि प्यूरिन्स में आते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन जो कि पायरिमिडीन्स में आते हैं। ठीक है, और आरएनए के केस में क्या है, आरएनए में एक और डिफरेंस आता है राइबोज शुगर के अलावा। उसमें ये डिफरेंस है कि थायमिन की जगह पे उसमें थायमिन ना होकर के क्या होता है, यूरासिल का प्रेजेंस होता है। ठीक है, थायमिन ना होकर के उसमें यूरासिल मिलता है। ठीक है, अब हम बॉन्डिंग देखते हैं कि शुगर में और नाइट्रोजनस बेस में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके की होती है। एक शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ बाइंड करता है, इसके साथ जो बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड कहलाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और जब इसके साथ, इस पूरे न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट आकर के लगता है, जब फॉस्फेट ग्रुप आके लगता है, तो वो किस बॉन्ड के थ्रू लगता है? उस टाइम पे इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एक्चुअली ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं। और फिर वही फॉस्फेट एक तो यहाँ अटैच होता है, एक वो नेक्स्ट पे। अभी जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, उससे ये क्लियर होगा। ठीक है, कैसा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर? ये एक पेंटोज, एक राइबोज शुगर है। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, 3, 4 एंड देन यहाँ 4 पे एक 5th कार्बन यहाँ अटैच्ड होती है। ठीक है, ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। इस राइबोज शुगर के 1st कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। ठीक है, एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है यहाँ पे। वो बेस कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थायमिन या साइटोसिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच हो गया है। फिर यहाँ पे ये है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोसाइड है जो कि यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस से अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलरली इसी तरीके से कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड देन यहाँ पे 5। अब क्या है, यहाँ पे होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कैसे होता है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप अब बॉन्डिंग करेगा। कैसे? इसके 3 वाले कार्बन से और इसके 5 से, 3 और 5 की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके 3rd कार्बन से और इसके 5th कार्बन के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट जो ग्लाइकोसाइड आएगा, जो नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड आएगा, उसमें भी इसी तरीके से ये बेस है और फॉस्फेट यहाँ पे होगा बीच में, और ये फॉस्फेट इसके 3 से और इसके 5 से अटैच होगा। ठीक है, तो इन लिंकेजेस को, ये जो बॉन्डिंग बन रही है बीच में, एक फॉस्फेट 2 जगह से लिंकेजेस बना रहा है, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक 5 का जो पोजीशन है, इस 5 पे जो ग्रुप होता है वो होता है CH2OH। ये ग्रुप हमारा फ्री रह गया है। ठीक है,
अब अगर मान लेते हैं कि ये इतनी बड़ी चेन थी, इतना ही बड़ा न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड था ये 3 कंपोनेंट्स का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये 5 है, ये जो 3 पोजीशन है अब ये खाली रह गई। अगर ये चेन यहीं पे ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, ये 2 पोजीशंस हैं जो कि नेकेड रह गई हैं इसी तरीके से, तो इसकी पोलैरिटी बन जाती है। ठीक है, इस स्ट्रैंड की, अगर ये स्ट्रैंड इस तरीके से है तो स्ट्रैंड की पोलैरिटी बन गई है 5 प्राइम 3 प्राइम। ये प्राइम क्यों लगाते हैं? ये प्राइम जो नंबरिंग है क्या होता है, एक तो यहाँ पे शुगर है जो कि इस तरीके से एक रिंग स्ट्रक्चर बना रही है। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये भी रिंग की फॉर्म में होते हैं। जब हम उनकी नंबरिंग करते हैं तो वहाँ पे उनकी नंबरिंग नॉर्मल होती है 1 2 3 4, बट शुगर की नंबरिंग हम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम करके करते हैं। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, यानी कि इस टेल इस वाले साइड पे, इस एंड पे जो राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, उसका 5 प्राइम एंड यहाँ पे फ्लैंकिंग है और यहाँ पे 3 प्राइम एंड फ्लैंकिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से पोलैरिटी आती है। यहीं पे अगर हम इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड की बात करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, एक तो वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी शुगर इस तरीके से रहेगी, सॉरी इस तरीके से, और यहाँ पे ये होगा फर्स्ट कार्बन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस से अटैच्ड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और देन यहाँ पे फिफ्थ, फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ। यहाँ पे ये आपका फिफ्थ आ गया। ये 5 और 3 के बीच में फॉस्फेट की बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये 5 और इस 3 के बीच में फॉस्फेट की बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे 5 पोजीशन आपकी खाली रह गई और यहाँ पे आपकी 3 पोजीशन। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी आई है वो आई है 3 और 5। तो ये आई 5 to 3 और ये वाली क्या आई 3 to 5। और ये आपस में, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये भी आपस में बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इनकी भी बॉन्डिंग होती है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। और ये डिपेंड करता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ए और टी, इनके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और सी और जी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ए आपका एडेनिन है, टी थाइमिन है, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन और थाइमिन में हमेशा डबल बॉन्डिंग होगी और साइटोसिन और ग्वानिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे क्या है, एक प्यूरिन दूसरे पैरामिडीन के साथ बॉन्ड करता है, तो इस तरीके की पेयरिंग हो सकती है। यही पेयरिंग्स पॉसिबल है, या तो एडेनिन थाइमिन या थाइमिन एडेनिन, या फिर साइटोसिन ग्वानिन या ग्वानिन साइटोसिन, इसी तरीके से। तो अब हमने डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी डिस्कस कर ली है। तो अगर यहाँ पे हमें इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिया था, ये 2 साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक एंड वॉटसन, ये 2 साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स। इस स्ट्रक्चर का नाम है राइट हैंडेड हेलिक्स। जो ये टैंगल्ड जो फॉर्मेशन है इसको हम हेलिक्स बोलते हैं। राइट हैंडेड क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में राइट हैंडेड फैशन में ट्विस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पोलैरिटी दिखाते हैं तो एक स्ट्रैंड अगर हम दिखा रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम तक जा रहा है, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है 3 प्राइम से 5 प्राइम, हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ ये चलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये पोलैरिटी लिखी है तो आप समझ सकते हैं कि 5 प्राइम है, तो यहाँ पे राइबोज शुगर जो डीऑक्सी, अगर डीएनए का केस है तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर का 5 प्राइम एंड यहाँ पे फ्लैंकिंग है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड फ्लैंकिंग है, यहाँ पे 3 प्राइम फ्लैंकिंग है, यहाँ पे 5 प्राइम फ्लैंकिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर पता चल चुका है। अब डीएनए के कई फॉर्म के डीएनए मिलते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म। तो हमारे पास जो सबसे कॉमन टाइप जो मिलता है दैट इज़ बी डीएनए। ठीक है, मेजरली हमारे बॉडी में क्या मिलता है, बी डीएनए। कैसा होता है वो, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ठीक है, इसकी पोलैरिटी दिखा देते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर आप देखें तो ये दोनों स्ट्रैंड्स पैरेलल चल रहे हैं और हमेशा ये स्ट्रैंड्स इसी तरीके से पैरेलल चलते हैं। पैरेलल क्यों चलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है। कैसे हुई है? 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। हम यहाँ पे लेट्स सपोज ये ए है तो ए के साथ टी बॉन्ड करेगा,
सी है तो सी के साथ जी बॉन्ड करेगा। आपको पता है ए और टी में डबल बॉन्ड होता है और सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट यहाँ पे मैं शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज फिर से जी और सी है, तो इस तरीके से ये जो एक आपको ये एक टर्न दिख रहा है, एक ट्विस्ट जो यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, इस एक टर्न में 10 बेस पेयर्स, ऐसे जैसे ये एक पेयर है इसी तरीके से 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 3.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, ठीक है। इतनी लेंथ होती है एक टर्न की। और जो ये दो बेसिस हैं, जैसे कि ये ए और टी हमने शो किया, इसके साथ नीचे हैं सी और जी, तो इनके बीच में जो गैप है, ये गैप कितना है, अगर ये 10 बेसिस हैं और 10 बेसिस का 3.4 नैनोमीटर आ रहा है मिला के, तो दो बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर्स, ठीक है। ये 0.34 नैनोमीटर्स का गैप होता है। और इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग है, जो ये ए और टी और सी और जी के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फ्रांसिस क्रिक जो साइंटिस्ट थे, वॉटसन और क्रिक में से जो एक साइंटिस्ट थे क्रिक, उन्होंने एक रूल दिया था जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। इसको बोला गया सेंट्रल डॉगमा। उन्होंने कहा इसी सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग जो सेल है वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करती है और उसे यूज़ करती है, ठीक है। तो क्या बोला कि जो डीएनए है वो डीएनए पहले अपने आप को एक बार कॉपी करता है, ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिका वर्ड का मतलब होता है कॉपी बनाना। रेप्लिकेशन करने के बाद ये डीएनए अपने आप से क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और फिर आरएनए से क्या इनकोड करता है, प्रोटीन। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में प्रोटीन बनता है जो हमारी बॉडी, हमारी सेल्स यूटिलाइज करती हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए से आरएनए बना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। जैसे किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी लैंग्वेज को हम दूसरी लैंग्वेज में जब डिकोड करते हैं तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, तो वही वर्ड यहाँ पे ट्रांसलेशन का मतलब है कि ये क्या होता है, डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, एक्चुअली ये एमआरएनए होता है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए मैसेज इनकोड करता है, मैसेज कैरी करता है, जो मैसेज हमें प्रोटीन के लिए चाहिए, तो उससे वो प्रोटीन बनाना होता है, और ये प्रोटीन फिर हमारी बॉडी यूज़ करती है। अब हमने ये डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, सिर्फ वहाँ पे शुगर का डिफरेंस होगा, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और आरएनए हमें सिंगल स्ट्रैंडेड वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और एक और डिफरेंस क्या होगा कि थायमिन की जगह पे हर जगह क्या मिलेगा, यूरासिल का हमें वहाँ पे प्रेजेंस मिलेगा, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए की लेंथ, अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के अराउंड होती है। ह्यूमन डीएनए अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सबको मेजर करें तो टोटल ऑफ 1 मीटर लेंथ इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो आप ये सोचो, इतना छोटा न्यूक्लियस है जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, और उसमें 1 मीटर लेंथ का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वो 1 मीटर लेंथ का डीएनए इतनी छोटे से स्पेस में कैसे प्रेजेंट है, किस तरीके से उसको पैकेज किया गया है, उसको देखते हैं। तो डीएनए को पैकेज करने के लिए कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी पैकेजिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स या फिर हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा होता है, बट फिर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और वो डीएनए को अपने अराउंड कॉइल करते हैं, और फिर उसको जितना हो सके उतना उसको कॉइल, अगर हमारे पास कोई लंबा थ्रेड है, उस थ्रेड को अगर हम कॉइल करके रख दें तो वो कम जगह ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से डीएनए को भी कॉइल करके या सुपर कॉइल करके न्यूक्लियस में रखा जाता है। अब क्या है, जो हिस्टोन्स हैं वो हिस्टोन्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, 8 हिस्टोन्स मिलकर के एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये H2A, H2B, इसी का H2A एक और होगा, इसी का H2B एक और होगा, H3, H4,
इसी का एक और H3 होगा, एक और H4 होगा, इनकी दो कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक ऑक्टामर बन गया। इस ऑक्टामर के अराउंड DNA कॉइल्ड होगा, ठीक है। DNA कॉइल होने के बाद वो दूसरे हिस्टोन प्रोटीन्स पे जो कॉइल अब क्या होगा, इसके बाद इसको दोबारा कॉइल करना है। दोबारा कॉइल करने के लिए एक और हिस्टोन ऑक्टामर होगा, बट उससे पहले यहाँ बीच में एक और हिस्टोन मिलता है जिसको हम लिंकर हिस्टोन बोलते हैं, जो लिंक करता है इस हिस्टोन को दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर से, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर इस तरीके से, ये 8 इस तरीके से प्रेजेंट होंगे जिनके अराउंड DNA कॉइल रहता है। तो इस तरीके से DNA की कॉइलिंग होती है और ये सब कंडेंस्ड होके ऐसा बीडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हम इनको न्यूक्लियस, जब हम क्रोमोसोम्स को एनालाइज करते हैं या जब हम न्यूक्लियस को इस तरीके से डिटेल में एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में, तो हमें ऐसा बीडेड स्ट्रक्चर दिखते हैं। वो बीडेड स्ट्रक्चर क्या है, वो यही न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर्स हैं जो उसमें इस तरीके से बीड लाइक अपीयरेंस देते हैं हमें, ठीक है। ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड होते हैं। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत टाइटली पैक्ड हैं, जिनको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन एरियाज। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और जो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। जो हेट्रोक्रोमैटिन है, हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते, बट जो यूक्रोमैटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन जो हमने अभी प्रोसेस देखा था ये वाला, वो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में नहीं जाते क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ये ओपन अप नहीं होते इजीली। तो ये जो यूक्रोमैटिन एरियाज हैं ये रेडिली ट्रांसक्रिप्शन में चले जाते हैं। तो इनका आगे जाकर के मैसेंजर RNA बनता है, फिर उससे प्रोटीन एनकोड होता है और इनका प्रोटीन एनकोड नहीं होता। बेसिकली ये जंक पार्ट होता है DNA का, जो कि आप आगे पढ़ेंगे जंक DNA के बारे में। तो वो DNA बेसिकली सेल के यूज़ में नहीं होता, वो सिर्फ हमारी एंसेस्ट्री बताता है कि हमारा DNA किससे मैच करता है, हमारे एंसेस्टर कौन थे, जिससे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके। तो यहाँ तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो सारा डिस्कशन तब था जब हमें पता चल चुका है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ DNA। बट इससे पहले बहुत सारी स्टडीज़ की गई थी ये पता करने के लिए कि एक्चुअली हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो एक प्रोटीन है, RNA है या DNA है। और वो एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट वीडियो सीक्वेंशियल वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे। एक आपका था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखा गया था, फिर उसके बाद एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया। फिर उसके बाद ये अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों के बाद पता चला था कि जो DNA है दैट इज़ द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल और वही सबसे स्टेबल फॉर्म है। पहले RNA भी हुआ करता था, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स में RNA भी मिलता है, आज भी मिलता है, बट RNA से बेटर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ DNA, ओके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।